चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने नए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना बच्चों, हमने इसमें देखा है कि किस तरीके से एक पैराग्राफ, जैसे हम लोग सीन अनसीन पैसेजेस करते हैं ना, कहाँ पे हिंदी में करते हैं गद्यांश वगैरह, इंग्लिश में करते हैं सीन पैसेजेस अनसीन पैसेजेस, और वहाँ पे हम उस पैराग्राफ के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कुछ यहाँ पे भी वही चीज़ है, लेकिन यहाँ एक नई चीज़ जो एड ऑन हुई है बच्चों, वो ये होगी कि आपकी वो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो बताऊंगा साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस में भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बारे में, कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से और कैसे आप लोग समझ सकते हैं। और ये जो नया पैटर्न है बच्चों, आपके बोर्ड्स में पूछा जाने वाला है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, और इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं किस तरह के सवाल जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से बच्चों बन सकते हैं। हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। बच्चों अब हम बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स की और कुछ क्वेश्चंस की, जिसमें हम लोग डील करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को लाइफ प्रोसेस के। ठीक है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सीधा सीधा हिसाब है बच्चों कि जैसे आप लोग हिंदी में पैराग्राफ और इंग्लिश में पैराग्राफ सीन अनसीन पैसेजेस करते हो ना, पैराग्राफ पढ़ते हो और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, कुछ यहाँ पे भी वही कहानी है। आपको पैराग्राफ रीड करना है अच्छे से और उसके बिहाफ पे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होनी चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि सारे सवालों के जवाब आपको उसके अंदर नहीं मिलते। ठीक है जी, चलिए तो पहला जो सवाल है यहाँ पे, हमारा जो पैराग्राफ है वो है द फोर्स। अब देखो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। बिल्कुल ठीक है, जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल्स पे, आर्टरीज की, वेन्स की, कैपिलरीज की, उसे ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज। बिल्कुल जी, आर्टरीज में ज्यादा होता है, क्योंकि आर्टरीज में हार्ट से पंप होके आता है ब्लड। बिल्कुल, देन इन वेन्स द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जिसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, it's called the systolic pressure, and the pressure is artery during the ventricular diastole relaxation, जिसे हम diastolic pressure बोलते हैं। तो आप एक सिस्टोलिक प्रेशर पढ़ते हो, डायस्टोलिक 120/80 mmHg मिलीमीटर मरकरी, है ना, ये आप लोगों ने वैल्यू पढ़ा होगा। और ये पैराग्राफ कहाँ से दिया हुआ है बच्चों, वो जो येलो बॉक्स है ना आपके इस चैप्टर का, जहाँ पे आप सर्कुलेटरी सिस्टम में वो येलो बॉक्स पढ़ते हो राइट हैंड साइड में, वहाँ से इसको निकाला गया है। अब क्वेश्चन है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द रॉ दैट हैज इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। वी हैव टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों। ठीक है, ये अलग से सेपरेट कर लेना जब इस तरह के क्वेश्चंस को करो। अब एवरेज रेंज क्या था सिस्टोलिक प्रेशर की 90 to 120 mmHg और डायस्टोलिक की 60 to 80 mm of Hg। इसका मतलब ये वाला हमारा पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक है, इतना ही होता है। रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई रहती है, यहाँ पे कैसी रहती है, लो रहती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऐसे टाइम पे, बिल्कुल जी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पंप के साथ भेजते हैं आगे और यहाँ पे रिलैक्स कर जाते हैं, वापस आ जाता है आसानी से। ठीक है, ये भी ठीक है। अब ब्लड प्रेशर आर्टरीज में कैसा होता है, ये कहता है मिनिमम होता है, तो ये मिनिमम नहीं होता, ये गलत हो गया। और यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, यानी कि आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जर्व्ड इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होंगे, हमें उसके बारे में बात करनी है। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन करना, रिजल्ट इन द रप्चर ऑफ एन आर्टरी। देखिए, रिजल्ट इन अ रप्चर ऑफ एन आर्टरी, तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि हाइपरटेंशन की वजह से आर्टरीज जो है वो रप्चर कर सकती हैं। ठीक है जी, कॉजेस इंटरनल ब्लीडिंग, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा अंदर। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, ओके, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, ये यहाँ तक इतना ठीक है, इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा, बिल्कुल ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन दिस, सो मे बी दिस कुड बी द आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चारों ही ऑप्शन ठीक है और तीनों ही ऑप्शन ठीक है जो यहाँ पे एकदम बताए गए हैं। अगला देखते हैं, ये देखिए जरा। अब ये फिगर भी आप लोगों ने अपने एनसीईआरटी में बच्चों देखी होगी, अगर आप लोगों को रिकॉल हो रहा है तो, राइट। अब ये फिगर हमें क्या बताती है, ये जो है ये सिंपली वो मेजरिंग कर रहे हैं यहाँ पे सीधा सीधा। ठीक है, ये स्टेथोस्कोप से, देखो यहाँ पे स्टेथोस्कोप यूज कर लिया, साउंड को सुन रहे हैं। अब ये कैसा है, ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कम है तो ये डायस्टोलिक है। तो देखो जरा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ये रहा, सीधा सीधा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, अगला देख, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा एकदम यहाँ। अगला देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, अ पर्सन हैविंग ट्रैवलिंग, अ पर्सन ट्रैवलिंग, नॉट अ हैविंग, इट्स अ ट्रैवलिंग
थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सडनली फेंटेड। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, अचानक से बेहोश हो गए। अपॉन चेकअप बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इट वाज फाउंड दैट द ब्लड प्रेशर वाज 152 टू 95, 152 टू 95 जो है ब्लड प्रेशर आ रहा है, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है। नेम द मेडिकल कंडीशन दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू। मेडिकल कंडीशन हमें बतानी है, तो ये क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात की जा रही है। ब्लड का प्रेशर 120 mmHg होना चाहिए, 152 पहुंचा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे बच्चों करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है आपसे। ठीक है, इन द केस क्वेश्चन 42 द हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट टू चेक द ब्लड प्रेशर। बच्चों किससे चेक करते हैं सर, स्फाइग्मोमैनोमीटर। किसे चेक करते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड जो है मेंशन्ड है बच्चों, येलो बॉक्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, स्टेथोस्कोप तो सिंपली हार्ट बीट को सुनते हैं, पल्स रेट, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स रेट, और ऑटोस्कोप जो होता है वो एक ऑडिटरी डिवाइस, मतलब ऑडिटरी उसके मेजरमेंट के लिए होता है, तो ये सब नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बच्चों बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द इनहेलेशन, अब आपको पता लग गया कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो रेस्पिरेशन वाले से है, रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट से आपका सवाल जो है वो पूछा गया है। अब ये कहता है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्टेड। इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम जो है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द लंग कैविटी। ठीक है, अब लंग्स में जो कैविटी है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज कर रहा है उसको, इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द लंग कैविटी। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम इज रिलैक्स्ड विच डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द लंग कैविटी। भाई ये प्रोसेस हमने पढ़ी है, ये मैकेनिज्म हमने पढ़ा है कि जब हम इनहेल करते हो, जब एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम में और थोरासिस कैविटी में आपकी क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगला, दिस गिवन ग्राफ इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग्स ऑफ अ पर्सन एट अ रेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 सेकेंड। अब आप यहाँ पे देखोगे ग्राफ बना हुआ है जहां हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लंग्स में समझ आती है, और यहाँ इस एक्सेस पे जो है यहाँ टाइम जो है हमें वो सेकेंड्स में दिखाया गया है। ठीक है, अब ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को शो कर रहा है सीधा सीधा। ये ग्राफ जो है ये आपको दिखा रहा है कि हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल मतलब चढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है तो चढ़ रहा है, डाउन मतलब नीचे जा रहा है, सिंपली समझ आ रहा है ना। तो देखो ऊपर चढ़ रहा है तो इनहेल कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बढ़ रही है, नीचे जा रहे तो वॉल्यूम ऑफ एयर कम हो रही है, सीधा सीधा समझ गए। ठीक है बच्चों, आगे देखो जरा। अब ये हमें क्या कहता है नेक्स्ट, हाउ मैनी ब्रीथ्स पर मिनट इज पर्सन टेकिंग व्हेन एट रेस्ट। जब हम रेस्ट में होते हैं तो कोई भी पर्सन कितने टाइम्स करता है बच्चों, सीधा सीधा होता है। अगर आप ग्राफ को यूज भी ना करो तो याद रख सकते हो 15 टू 16 टाइम्स पर मिनट माना जाता है, या 15 से 20 टाइम 20 टाइम जो है पर मिनट माना जाता है। 15 से 16 वैसे एवरेज होता है जब आप रेस्ट में हैं। इवन यू कैन काउंट, अभी भी आप काउंट कर सकते हैं अगर आप रेस्ट में हैं तो 15 से 16 बार ही आएगा आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है। ठीक है, एक प्रोसेस, इनहेल किया 1 टाइम, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आंसर यहाँ पे 15 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो सीधा सीधा कर सकते हो कि इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन ग्राफ दैट अ पर्सन इज टेकिंग 5 ब्रीथ पर 20 सेकेंड। ठीक है, पर 20 सेकेंड 5 ब्रीथ ले रहे हैं। कैसे सर, जरा एक बार बताओ, देखो जरा ध्यान से। अब देखो ये एक काउंट कर रहे हैं, इनहेल किया एक्सहेल किया, इनहेल किया एक्सहेल किया, तो 1 2 3 4 5, सीधा सीधा हो गया ना। 1 2 3 4 5, इनहेल किया एक्सहेल किया, यहां से चढ़ा यहां पे डाउन हुआ, यहां से चढ़ रहा है तो इनहेल कर रहा है तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सीधा सीधा। तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, 20 सेकंड में। अब देखो उसने कैलकुलेशन कर दी ना सीधी सीधी, तो भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 5 ब्रीथ पर 20 सेकंड, सो इन 1 मिनट 60 सेकंड, तो 15 ब्रीथ हो गई टोटल। सीधा सीधा कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, अगर ग्राफ से निकालना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहो तो वो भी ऑप्शन आपके पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे हमें बताता है विच 2 पॉइंट्स इन द ग्राफ CDE शो द इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। यानी कि सीधा सीधा इस पॉइंट में कौन से ऐसे हैं, इनमें से कौन से पॉइंट हैं जो हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बता रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको ग्राफ ही नजर आ रहा है अच्छे से, जो कि आना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डी पे अगर देखेंगे तो इनहेलेशन को दिखा रहा है, ये बेसिकली यहाँ पे चढ़ता हुआ दिख रहा है आपको ये। ठीक है, और अगर एफ पे देखोगे तो उतरता हुआ दिख रहा है।
भाई ई पे तो कांस्टेंट हो गया ना, ई पे तो कांस्टेंट हो गया, डी पे चढ़ता हुआ दिख रहा है और एफ पे उतरता हुआ दिख रहा है, तो सीधा सीधा आंसर मेरी तरफ से तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी नजर मार लेते हैं जी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प ड्यूरिंग इनहेलेशन। आपके यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं बच्चों, कौन सी मसल्स होती हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स, जो सपोर्ट करती हैं इस मूवमेंट के अंदर, चाहे वो आपकी रिब्स की मूवमेंट हो, डायफ्राम की मूवमेंट हो, इन स्टेप के अंदर आपको सपोर्ट करती है। तो एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पे ए और बी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल आर स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स दैट हेल्प ड्यूरिंग द इनहेलेशन। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला बोलता है ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ नॉर्मल मैन। जब वाइगरस एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट जो होता है नॉर्मल मैन का वो क्या होता है? ठीक है, ब्रीदिंग रेट बोल रहा है, ब्रीदिंग रेट, जैसे आप 15 to 16 टाइम्स पर मिनट बोल रहे हो ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? लगभग ये थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है भाई, जैसे कि 20 to 25 टाइम्स पर मिनट हो गया सीधा सीधा, तो बिल्कुल ठीक है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज, दिस इज बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी की जरूरत हमें उस टाइम पे ज्यादा होती है। तो आपने देखा है कि हम माउथ से भी इनहेल करने लगते हैं, विच कैन बी रिलीज्ड ओनली इफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीच द सेल्स। फॉर दिस पर्पस द रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज एंड दिस विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीजन भी जो है वो सेल्स तक आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा देता है। ये सीधा सीधा सवाल था यहाँ पे। ठीक है जी, अब देखिए अगला सवाल जो यहाँ पे पूछा गया है, वैसे ग्राफ की इसमें कोई नीड नहीं है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन। जब आप इनहेलेशन करते हो तो आपका एक करेक्ट पाथवे क्या बनेगा, वही चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो करेक्ट पाथवे क्या होगा? सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो वैसे ही कट गए, तो आंसर होगा ए और डी में से। भाई नॉस्ट्रिल्स के बाद आपका फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रकिया, ट्रकिया के बाद एल्वियोले। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सीधा सीधा आपसे पाथवे पूछा है, इसमें कोई घुमाने वाली बात है ही नहीं। अगला देखते हैं बच्चों। अब हमारा यहाँ पे एक और पैराग्राफ आ गया है जो कि ह्यूमन बींग्स में होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है। बेसिकली डाइजेशन के ऊपर है ये पैराग्राफ। तो दे टेक्स प्लेस इन अ 5 स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। सीधा सीधा हमें इनका मतलब पता है। इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करना, डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन करना, और एब्जॉर्प्शन मतलब उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेना, लाइक कार्ब्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, एटसेट्रा। देन एसिमिलेशन, कि जो भी फूड हमने इनटेक किया है वो सेल्स तक पहुंचे, मतलब बेसिकली उसमें से जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकले हैं वो सेल्स तक पहुंचे और सेल्स और टिश्यूज को यूटिलाइज करें, सिंपल। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकले, ये डाइजेशन हो गया। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया पूरा का पूरा। अब सवाल पहला यहाँ पे बनता है कि विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एक करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम जाए तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो आंसर है वो लास्ट में तो लार्ज इंटेस्टाइन ही होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया क्योंकि उसमें लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा हुआ है, तो मैंने पहले काट दिया उसको। माउथ के बाद ईसोफेगस आता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे स्टमक है तो ये तो वैसे ही कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी स्टमक है, ये वैसे ही कट गया। तो माउथ के बाद आएगा स्टमक, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If salivary amylase is lacking in the saliva, which event in the mouth cavity will be affected? by salivary amylase जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपलर वन में ब्रेक डाउन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, शुगर का ब्रेकडाउन माउथ में नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं, स्टार्च ब्रेकडाउन इनटू द शुगर, ये अफेक्ट होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज protected by one of the following from the hydrochloric acid. Choose the correct one, that is the mucus lining. क्या होती है हमारी mucus lining? होती है जो हमें HCl के इफेक्ट से बचा के रखती है। ठीक है, सेफ करके रखती है हमारे इस GIT ट्रैक को। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Which part of the alimentary canal receive bile? बेटा बाइल क्या होता है? बाइल जूस होता है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, जो आपके एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में अपना रोल प्ले करता है। तो which part of the alimentary canal receive bile? by small intestine जो है वो बाइल को रिसीव करता है। सीधा सीधा आंसर। आगे चलते हैं। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रेटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रेटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है ना, एंजाइम्स होते हैं,
Trypsin digest proteins and lipase, carbohydrate. Trypsin digest emulsify fat and protein. Trypsin and lipase digest fat. Trypsin digest protein and lipase digest emulsify fats droplets. ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये कहता है ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी, तो यानी कि ये एक्सक्रेटरी सिस्टम से हो गया सीधा सीधा। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप एंड ऑफ द ट्यूब दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट यूरिन। इस कप शेप को क्या बोलते हैं हम? बॉमन्स कैप्सूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेफ्रॉन के डायग्राम में ग्लोमेरुलाई पढ़ा है आपने, राइट। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट, जिसे हम नेफ्रॉन्स का नाम देते हैं, ठीक है। दे पैक्ड क्लोज टुगेदर some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and the major amount of water are selectively reabsorbed। देखिए प्रोसेस होती है एक, आपने पढ़ा है ना यूरिन फॉर्मेशन में बेटा कि सबसे ऊपर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, ट्यूब्यूल्स में नीचे आएंगे तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, और तीसरी प्रोसेस जो है वो सिक्रीशन होगा। ट्यूब्यूल्स के अंदर इसेंशियल जो प्रोसेस होती है वो ये है कि यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पे इसेंशियल सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर वापस जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड्स हैं, आपके इसेंशियल सॉल्ट्स हैं, गुड अमाउंट ऑफ वाटर है, ये सभी बॉडी के अंदर, और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, वो बॉडी से बाहर यूरिन की फॉर्मेशन में बनता है, और यूरिया, यूरिक एसिड इनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यूरिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। So urine flow along the tube. The amount of water reabsorbed depends upon the how much excess water there is in the body and how much of the dissolved waste is to be excreted. तो ये हमारा एक सीधा सीधा पैराग्राफ हो गया जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, नथिंग मच। अब देखिए यूरिन फॉर्म होता है हर एक किडनी में, ये भी हमें पता है, ठीक है। और यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है। यहाँ पे जब प्रेशर बनता है तो हमें अर्ज होती है, और अर्ज होने के बाद वो यूरेथ्रा से हम उसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। एक चीज यहाँ पे बस याद रखना बच्चों कि जो हमारा ब्लैडर होता है वो ब्लैडर अंडर नर्वस कंट्रोल होता है। जब वो ब्लैडर फिल हो जाता है तो मैसेज पहुंचता है ब्रेन के पास कि चलो भाई इसको तो आपको खाली करना है, और फिर हम उसको खाली करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। यही है, इसमें नथिंग मच। अब आगे जरा क्वेश्चन पे समझते हैं बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ टेकन बाय यूरिन इन आवर बॉडी। भाई यूरिन सबसे पहले बनेगा कहाँ? यूरिन बनेगा किडनी के अंदर, तो ब्लैडर तो वैसे ही हट गया, तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचे। किडनीज के बाद जाएगा जो कनेक्शन होता है यूरेटर का, यूरेटर वही पाइप जो आपके ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होते हैं। भाई आपने देखा कि मान लीजिए ये किडनी हो गई, यहाँ आपके जो ब्लैडर हो गए, और ये ब्लैडर के साथ आपका कनेक्टेड हो गया, ये आपकी यूरेटर हो गए, और इसका जो कनेक्शन है वो आगे यूरेथ्रा के साथ हो गया, सीधा सीधा। तो यानी कि यूरेटर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, और उसके बाद ब्लैडर आएगा, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सक्रेटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज द नेफ्रॉन। नेफ्रीडिया, न्यूरॉन, किडनीज, ये सब नहीं, नेफ्रॉन जो है, लाखों नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी में बच्चों प्रेजेंट होते हैं। और ये नेफ्रॉन का डायग्राम आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर आप लोगों को नजर ही आ रहा है, जो आप लोग अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ते हो बच्चों। अगला सवाल, द सब्सटेंस विच इज नॉट रीएब्जॉर्ब into the blood capillaries surrounding the tubule of a nephron is mainly, देखो कि not reabsorb, क्या नहीं होगा? ग्लूकोज जरूरी है, होगा, अमाइनो एसिड जरूरी है, वाटर जरूरी है, यूरिया जरूरी नहीं है, तो यूरिया यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये यूरिया और यूरिक एसिड जो है आगे जाके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं जरा। The procedure of cleaning of the blood of a person by using kidney machine is known as, that is dialysis बच्चों, that is not a keto dialysis, hydro या photo, that is simply the dialysis process, जिसके थ्रू जब किसी इंडिविजुअल की किडनीज अपना फंक्शन रिवर्स कर देती है या किडनीज फेलियर की तरफ जाती है, तो इस डायलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। किडनीज कौन से सिस्टम का पार्ट है बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, वेस्ट को रिमूव आउट करने में हेल्प करती है, ठीक है। चलिए तो ये पार्ट था जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम पे था। अब हार्ट आ गया, तो इसका मतलब जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, द ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ कार्डियक मसल्स होती हैं, एक स्पेशलाइज्ड मसल जिनको कभी रेस्ट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। इट इज अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन, हमारे पास 4 चैम्बर्ड होते हैं, तो अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम एंड टू लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल, ठीक है। द प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं करवाता ये। अ थिक वॉल्ड मसल्स कॉल्ड द सेप्टम हेयर, दोनों के बीच में एक थिक वॉल्ड मसल्स होती हैं जिसे हम सेप्टम का नाम देते हैं। और ये सेप्टम दैट सेपरेट्स द टू साइड्स लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द हार्ट की दोनों साइड्स को जो है वो सेपरेट करने में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। सेप्टम टिश्यू बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यू। ऊपर नीचे दो तरह के सेप्टम्स भी जो हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ कई वॉल्व्स भी होती हैं, जैसे मिट्रल वॉल्व या ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वॉल्व्स के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं, ठीक है जी। चलिए, द अपर टू चैम्बर्स एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड, ऊपर के दो चैम्बर्स कौन से होते हैं, ऑरिकल्स, और नीचे के दोनों कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली। तो ये तो हमें इजी है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। डायरेक्टली ऑप्शन हमारा नंबर यहाँ पे बी जो है बन जाएगा। अगला, द आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द लंग्स इज कॉल्ड। बच्चों आपने पढ़ा है ना कि जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो अपर चैम्बर यानी कि लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ से पल्मोनरी वेन जो है वो लेफ्ट आर्टरियम के अंदर लेके आती है। एक्सेप्शनल केस है क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। तो द आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ देखो जरा, यहाँ कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम देते हैं उसे, पल्मोनरी आर्टरी का नाम देते हैं। एक्सेप्शनल केस है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेती है, वो हार्ट से लेती है और लंग्स को देती है, ठीक है। एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी बेटा कैसे याद रखोगे, पल्मोनरी ऐसे याद रखोगे क्योंकि पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो लंग्स के लिए यूज होता है, तो ये हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है, ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको। ये पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती है, कहां से, आपके लंग्स से, और लंग्स से लेके उसको हार्ट को देती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स टू दी हार्ट, पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें ज्यादा आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं जब हमें सही आंसर मिल गया तो। ट्राइकस्पिड बॉल, बेटा दो तरह की बॉल्स होती हैं, एक होती है ट्राइकस्प, देखो कस्प का मतलब होता है कुछ ऐसे समझिए, कुछ इस तरीके से, ठीक है, या ऐसा समझिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कस्प शेप स्ट्रक्चर होता है, कस्प प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड बॉल जो हमें देखने को मिलती है वो हमारे इस लेफ्ट वाला जो राइट वाला ऑरिकल्स है, हमें इस राइट वाले इनके बीच में हमें देखने को मिलती है, ठीक है, राइट आर्टरियम, ठीक है, या राइट ऑरिकल भी बोलते हैं उसको, और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट इन दोनों के बीच में, राइट इन दोनों के बीच में जो वॉल्स होते हैं उसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं क्योंकि तीन कस्प होते हैं। और यहाँ होती है मिट्रल वॉल्व जिसे हम बाइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम यहाँ पे करेक्ट हमारा बन जाएगा। अगला, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन फर्स्ट एंटर इनटू द अपर पार्ट ऑफ दिस, जिसमें राइट एट्रियम बोलते हैं। तो बॉडी ऑर्गन्स क्या करते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वहां से गया आपका ब्लड जो है वो ऊपर पहुंचेगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल में, तो इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू द वेना कावा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही बनना चाहिए यहाँ पे। अगला देखते हैं बच्चों। ओके, तो ये कुछ सवाल थे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से बच्चों। आई होप कि आप लोगों ने इनको एंजॉय किया हो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की हो। बच्चों मिलूंगा आप लोगों से कुछ और नई वीडियोस के अंदर, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो होप आप लोगों को ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से समझ आए हो। बोर्ड के नए पैटर्न पे ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों आ रहे हैं। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे कर पा रहे हैं बच्चों, हम कर पा रहे हैं जब हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है बच्चों। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अच्छी बनाने के लिए अपने बाकी के टॉपिक्स पे भी, इवन आपके मैथमेटिक्स के लिए भी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और भी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए बच्चों, बाकी के अपने सब्जेक्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पे, इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है केल्विन 9 एंड 10, जिससे कि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों आप लोगों की बोर्ड की तैयारी जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। राइट, तो अभी के लिए इतना ही। मिलूंगा आप लोगों से मैं कुछ और नई वीडियोस के साथ, कुछ और नई अमेजिंग क्वेश्चंस के साथ जो आपकी बोर्ड की तैयारी में और भी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।